नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में जीत गई दिल्ली सरकार, मिला अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं की रैली को दिखाई हरी झंडी। रेलवे की ओर से प्रदेश को जल्द ही मिलने वाली है बड़ी सौगात, दिल्ली देहरादून रोड पे दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। और 4 धाम यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार, केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 9,54,000 पंजीकरण। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय का हार्दिक धन्यवाद। विकास की गति अब कई गुना बढ़ जाएगी। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने इस फैसले पर ट्वीट कर लिखा है, सत्यमेव जयते, दिल्ली की जीत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से एक कड़ा संदेश जाता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए हैं। निर्वाचित शख्स जैसे कि उपराज्यपाल कतई भी नहीं है। सारी शक्ति और सारी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सरकार कैसे चलानी है, कौन सी नीति आनी चाहिए और अफसरों की जवाबदेही, ये सारी की सारी चीजें चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की जवाबदेही केंद्र में बैठी बीजेपी को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही उपराज्यपाल को नहीं है। अफसरों की जवाबदेही आज से दिल्ली में चुनी हुई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र द्वारा सभी विधायी शक्तियों को अपने हाथ में लेने से संघीय प्रणाली समाप्त हो जाती है। संघवाद के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्रीय सभी विधायी नियुक्ति शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्वों को कैसे निभाएगी। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। और आइए अब सुनते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने इस पर क्या कहा है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की एक याचिका पर फैसला देकर के दिल्ली सरकार के अधिकारियों की व्याख्या करते हुए साफ तौर पर कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए। इस फैसले से दिल्ली के उपराज्यपाल ने जिस तरह से पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर दिल्ली सरकार के कामकाज रोके हुए थे, आज दिल्ली के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। मैं इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को आभार व्यक्त करने के साथ दिल्ली की जनता को, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की पूरी टीम और अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही रवैये का पुरजोर विरोध करने के साथ साथ माननीय न्यायालय में जो जीत हासिल की वो भविष्य के लिए एक लैंडमार्क का काम करेगा। दिल्ली की जनता को पुनः बधाई, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का आभार। कल शाम मणिपुर से 17 लोग सकुशल देहरादून पहुंच गए हैं। इनमें 14 छात्र छात्राएं, एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की मदद से ही वो इतनी जल्दी सुरक्षित देहरादून पहुंच सके हैं। ये छात्र छात्राएं मणिपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। मणिपुर में इनकी सुरक्षा को लेकर परिजन खासे परेशान थे। बीते दिनों उनकी समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री ने इन्हें प्रदेश वापस लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनके लौटने के लिए एक एयर टिकट की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। ये विद्यार्थी बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और काशीपुर के रहने वाले हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे टिकट्स किए और हमको यहाँ पर दोबारा लाने का मौका दिया और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ सेफली पहुँच पाई। वहाँ से यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुँच गए।
चारधाम यात्रा के लिए 22 फरवरी से 10 मई तक 27 लाख से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे ज्यादा 9,54,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि अब तक चारों धामों में 6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल खराब मौसम को देखते हुए 15 मई तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि अब गंगोत्री की यात्रा करने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भागीरथी नदी में हर्षिल से रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकेंगे। इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग गतिविधियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद UTDB ने भागीरथी नदी में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल से आरंभ कर 15 किलोमीटर की दूरी को रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग गतिविधियों के लिए चुना है और एक रिवर राफ्टिंग कंपनी को भागीरथी नदी में हर्षिल से रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के लिए लाइसेंस भी दे दिया है। पिथौरागढ़ में आज तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप से किसी प्रकार की कोई क्षति की सूचना अभी तक नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 आंकी गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप सुबह सवेरे 5:01 पर आया और इसका केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर गहराई पर था। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में भी उत्तर पश्चिम पिथौरागढ़ में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में कृषि विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 13 से 16 मई तक देहरादून में आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए स्कूली छात्र छात्राओं की एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में देहरादून के करीब 21 विद्यालयों के 2000 से अधिक छात्र छात्राओं ने रैली में प्रतिभाग किया था। ये जागरूकता रैली पवेलियन ग्राउंड से घंटाघर होते हुए वापस पवेलियन ग्राउंड में संपन्न हुई। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं को मिलेट्स के लाभ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जब मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स घोषित किया गया। ये यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया और 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी लगातार मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मिलेट्स के लिए 83 करोड़ की व्यवस्था बजट के अंदर की है, क्योंकि ये श्री अन्न मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई व्यक्ति मडुआ खाएगा तो उसको शुगर नहीं होगी। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सर्वे स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 13 से 16 मई तक आयोजित होने वाले उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को कार्यक्रम के संबंध में सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश की 7,791 ग्राम पंचायतों को अब प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा, जिसकी कार्य योजना धामी सरकार ने तैयार कर ली है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की मदद से हर घर से प्लास्टिक कूड़ा उठाने से लेकर उसके निपटारे तक की कार्रवाई की जाएगी। इस काम के लिए केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग की टाइड निधि में धन की व्यवस्था की गई है। फिलहाल कार्य योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर घर घर से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक स्तर पर कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से इस कचरे को कॉम्पैक्ट तक पहुंचाया जाएगा। अगला काम जिला पंचायतों का होगा, जो कॉम्पैक्ट किए गए कूड़े का निस्तारण के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तक इसे पहुंचाएंगी। ये पूरी श्रृंखला एक क्लस्टर के तहत काम करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 लागू है। उत्तराखंड को रेलवे की ओर से जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। रेलवे बहुत ही जल्द दिल्ली देहरादून रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है। फिलहाल देश भर में 15 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, लेकिन उत्तराखंड को अभी भी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार है। दिल्ली देहरादून रेलवे मार्ग उत्तर भारत के प्रसिद्ध रेल मार्गों में से एक है, क्योंकि ये हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और चारधाम यात्रा जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को जोड़ता है।
दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की राजधानी नई दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जोड़ेगी। वर्तमान में दिल्ली और हरिद्वार के बीच प्रतिदिन लगभग 15 ट्रेनें चलती हैं, फिर भी कंफर्म ट्रेन की टिकट प्राप्ति करने में मुश्किल होती है। नई दिल्ली और देहरादून के बीच वंदे भारत शुरू होने से व्यापार यात्रियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को खासा लाभ मिलने वाला है। ये ट्रेन नई दिल्ली और देहरादून के बीच 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दिल्ली और देहरादून के बीच कई ट्रेनें हैं, लेकिन उनका यात्रा समय अपेक्षाकृत ज्यादा है। इस ट्रेन के लिए सटीक ठहराव सूची भारतीय रेलवे द्वारा अभी घोषित नहीं की गई है। फिर भी सूत्रों की माने तो दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और देहरादून के बीच मेरठ जंक्शन, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार में रुक सकती है। दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली से देहरादून की अपनी यात्रा पूरी करने में लगभग 5 घंटे का समय लग सकता है। आज कांग्रेसी पार्षदों ने पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा की अगुवाई में नगर आयुक्त देहरादून को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न वार्डों की समस्याओं से अवगत कराया। पार्षदों ने मांग की कि नगर निगम में जोड़े गए नए वार्डों में कमर्शियल टैक्स न वसूला जाए, क्योंकि जब सरकार ने नए वार्डों को नगर निगम से जोड़ा था तब कमर्शियल टैक्स में 10 साल तक की रियायत दी गई थी। लेकिन अब नगर निगम मनमानी करते हुए कमर्शियल टैक्स की वसूली कर रहा है और एक साथ 3 साल का टैक्स वसूल कर रहा है। पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया कि नए वार्डों में स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कई वार्डों में कूड़ेदान तक नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सरकार लोगों पर टैक्स की मार तो मार रही है, साथ ही सरकार को मलिन बस्तियों को मालिकाना हक भी देना चाहिए। सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने की बात भी की गई थी, लेकिन आज तक उसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर सरकार के द्वारा वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को सुगम नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस नगर निगम में धरने पर बैठेगी। हर समय जो है टैक्स की मार करी जा रही है और इन्होंने वादा किया था कि 10 साल तक जो है नए वार्डों के अंदर टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब उसमें कमर्शियल टैक्स फिर लगा दिया गया है। हमारी मांग यह है कि मलिन बस्तियों का मालिकाना हक जो इन्होंने रोक दिया है उस पर कार्रवाई करें। मलिन बस्तियों में जो टैक्स रोक दिया है उस पर कार्रवाई करें, उस पर जो टैक्स क्यों रोका गया 4 साल से। उसके अलावा कमर्शियल टैक्स जो है उसे रोका जाना चाहिए, कमर्शियल टैक्स नहीं लगना चाहिए। और जो बिजली की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइटों की, वो सब खराब हो रखी है, सफाई व्यवस्था खराब हो रखी है। जो कूड़ेदान इन्होंने अंडरग्राउंड करने थे वो अंडरग्राउंड कूड़ेदान नहीं हुए हैं। मानसून सर पे आ गया है और नालों की जो है सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। वहीं नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए। ये स्ट्रीट लाइट्स के संबंध में बताना चाहेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स रिपेयरिंग का और नई लाइट लगाने का काम भी जो है शुरू हो गया है। रिपेयरिंग का काम पहले से भी गतिमान था। और डस्टबिन्स वगैरह के संबंध में भी बताना चाहूँगा कि डस्टबिन्स की हम लोग शहर से डस्टबिन हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का भी मैंडेट है और SBM के भी नॉर्म्स हैं कि डस्टबिन फ्री सिटी, बिन फ्री सिटी का जो है उसमें जहाँ ट्रेडिशनली कुछ डस्टबिन्स पुराने रखे हुए हैं वहाँ पर डस्टबिन हटा के कुछ समय के लिए थोड़ी समस्या आती है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और अब बात मौसम की। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने वीडियो जारी कर कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि 14 मई से 16 मई के बीच उच्च हिमालयी क्षेत्रों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी समेत पहाड़ी जनपदों में थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। तो खबरों का सिलसिला यहीं संपन्न होता है। कल एक बार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।